नमस्कार दोस्तों, आप एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में हमारे चैनल पर प्रेम अकेडमी पे, जहां सफलता ही है हमारा लक्ष्य। दोस्तों, अभी तक आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा। तो आज हम जो है अपना पॉलिटी का सब्जेक्ट जो है वो शुरू करने वाले हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मैं सोच रहा हूँ साथ में लेके चलूँ। एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करूँ, और एक केमिस्ट्री का और एक पॉलिटी का। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमने मैथ का जो सब्जेक्ट था उसका भी वीडियो लॉन्च ही कर दिया है। अब सर जो है वो रेगुलर क्लासेस लेंगे। अभी 2 दिन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कुछ ट्रेजेडी हो गई, उसकी वजह से हम लोग वीडियो रेगुलर अपडेट नहीं कर पाए आप लोगों तक। आप लोगों का प्यार था कि हम आपके साथ दोबारा जुड़ पा रहे हैं। ट्रेजेडी इस प्रकार थी, तो उस पर डिस्कस ना करते हुए कि हम आपको आज के टॉपिक जो है, आज जब हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं तो आज हम जो है पॉलिटी पे बात करेंगे। जो देश में संविधान कैसे लागू हुआ, कैसे बना, क्या उसकी पृष्ठभूमि थी, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी कि जो है संविधान बनने की आवश्यकता इस देश को पड़ी। दोस्तों, हम सभी को पता है कि देश का जो संविधान है वो एक ऐसी पुस्तक है जिसके अनुसार देश चलता है, जिसके कानून नियमों पे देश चलता है। तो उन कानून नियमों, उन अनुच्छेदों, उन आर्टिकल्स, उन अनुसूचियों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जिन चीज़ों से हमारा काम चल रहा होता है, जिन चीज़ों से हमारा देश चल रहा होता है, उन चीज़ों को जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो इसी प्रकार पॉलिटी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन हमारे दैनिक जीवन के भी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो हमें जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज मैं अपना टॉपिक जो है पहला पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी जो है आज शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों का प्यार मुझे जैसे पिछली वीडियोस की केमिस्ट्री की वीडियोस पे मिला, मैं आशा करता हूँ कि मुझे इस पॉलिटी के लेक्चर पे भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना मुझे पिछली वीडियो में मिला। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का विषय पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। शुरू करते हैं अपना टॉपिक पॉलिटी। तो दोस्तों, हम लोग आप अब मेरे साथ क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट के साथ हम लोग जुड़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं जो है आपको इसकी एक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बता दूं। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, व्यापार करने के जो है पर्सपेक्टिव से। हुआ क्या दोस्तों कि महारानी एलिजाबेथ के चार्टर से, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई 1600 ईस्वी में भारत आई। ये किसके चार्टर से भारत आई थी? ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से, एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से ये कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आती है। दूसरा क्या होता है, कंपनी को जो है 1765 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, इसको 1765 में भारत में क्या होता है, दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ये 1765 में इसको क्या होता है कि दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं। ये दीवानी अधिकार जो है कंपनी को कौन देता है? तो ये दीवानी अधिकार कब मिलते हैं कंपनी को? तो 1765 के बाद क्या हुआ, 1764 में, 1765 से पहले हुआ क्या, 1764 में आप इतिहास में एक लड़ाई पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध जिसको कहते हैं हम, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ, क्या हुआ, बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है? 22 अक्टूबर को। कब होता है ये? कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को एक युद्ध होता है, जो किसके किसके मध्य होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गवर्नर थे हेक्टर मुनरो,
हेक्टर मुनरो, ठीक है। और कौन था? हेक्टर मुनरो तथा मुगल बादशाह के, मुगल शासनकाल के एक मुगल बादशाह थे, उनका नाम था आलम शाह, आलम शाह, आलम शाह द्वितीय, आलम शाह द्वितीय, आलम शाह द्वितीय तथा बंगाल के जो शासक थे मीर कासिम, नवाब मीर कासिम। कौन? बंगाल शासक, बंगाल शासक, बंगाल शासक मीर कासिम। और कौन था? लखनऊ के शासक कौन थे? सुजाउद्दौला। लखनऊ के शासक कौन? सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। किसकी किसकी? आलम शाह द्वितीय, सुजाउद्दौला और बंगाल के शासक मीर कासिम की संयुक्त सेना हेक्टर मुनरो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधि थे या जो विदेश से आए हुए जनरल थे, इनके मध्य क्या होता है? एक लड़ाई होती है। कौन सी? 1764 में एक लड़ाई होती है जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो बक्सर के युद्ध में होता क्या है कि आलम शाह द्वितीय जो है वो हेक्टर मुनरो से हार जाता है, हेक्टर मुनरो से हार जाता है। इसके बाद फलस्वरूप होता क्या है कि इस लड़ाई के बाद में जो बंगाल और उड़ीसा, झारखंड तथा बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार जो होते हैं वो कंपनी के पास चले जाते हैं। क्या होते हैं? बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आदि बिहार के और इन ऐसे राज्यों के जो राजस्व और दीवानी अधिकार होते हैं वो किसके पास चले जाते हैं? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में चले जाते हैं, ठीक है। और इसके फलस्वरूप होता क्या है? इसके फलस्वरूप ये होता है कि जब सारे अधिकार कंपनी के पास में चले जाते हैं, जो वो दीवानी अधिकार और राजस्व अधिकार थे, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि जो देश में क्षेत्रीय प्रशासन था, जो क्षेत्रीय प्रशासन की व्यवस्था थी वो बढ़नी शुरू हो जाती है। क्षेत्रीय प्रशासन इस 1765 के बाद जब दीवानी और राजस्व अधिकार कंपनी के पास चले जाते हैं तो क्या होता है कि जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनमें प्रसार होने लगता है। क्या होता है? क्षेत्रीय शक्तियों का प्रसार होने लगता है, क्षेत्रीय शक्तियों का प्रसार होने लगता है, क्षेत्रीय शक्तियों का क्या होता है? प्रसार होने लगता है। तो आगे क्या होता है? इसमें आगे क्या होता है कि 1857 में, इसके बाद क्या होता है? 1857 में एक सिपाही विद्रोह होता है। इसको 1857 की क्रांति भी कहते हैं। क्रांति, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह हुआ। उसके बाद की कहानी है वो हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, इतिहास की ये एक दूसरी ऐसी लड़ाई थी जिसने इतिहास के पन्नों को पलट दिया और बहुत सारे बदलाव हुए देश में उसके बाद में। जैसे दीवानी जैसी और राजस्व जैसी जो शक्तियां थी वो कंपनी के पास में चली जाती हैं। फिर होता क्या है? तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद क्या होता है कि एक सिपाही विद्रोह होता है। कब होता है? सिपाही विद्रोह होता है। सिपाही विद्रोह भी आपने जो है इतिहास में पढ़ा होगा। सिपाही विद्रोह होता है आपका 1858 में। सिपाही विद्रोह होता है 1858 में। उसके बाद क्या होता है देश में दोस्तों कि जब 1858 में सिपाही विद्रोह होता है। क्या होता है? सिपाही विद्रोह होता है। सिपाही विद्रोह होता है। सिपाही विद्रोह होता है तो क्या होता है कि कंपनी जो है, ब्रिटिश ताज जो होता है, ब्रिटिश क्राउन, क्या जो ब्रिटिश क्राउन होता है, ब्रिटिश क्राउन कौन था? ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहां ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ। तो ब्रिटिश का जो क्राउन था उसने क्या किया कि भारत का शासन, भारत का जो उत्तरदायित्व था वो प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया।
क्या हुआ, सिपाही विद्रोह के बाद में भारत का जो उत्तरदायित्व था वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। और ये कब तक चलता रहा, ये चलता रहा हमारा 15 अगस्त 1947 तक। ये चलता रहा हमारा कब तक, 15 अगस्त 1947 तक। तो कब से शुरू हुआ, 1858 से शुरू होकर हम कब तक जो है अंग्रेजों के बनाए नियम कानूनों पे चलते रहे, 15 अगस्त 1947 तक। तो ये देश किनके हाथों में चलता रहा, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है चलता रहा 1947 तक। आगे क्या होता है, जब 15 अगस्त 1947 को, जब 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिल जाती है, देश को क्या मिल जाती है, 15 अगस्त 1947 को जब 1947 को जब क्या होता है, आजाद हो जाता है देश, जब आजादी मिल जाती है तो क्या होता है कि देश में एक संविधान की आवश्यकता महसूस होती है। देश में क्या होता है, एक संविधान की आवश्यकता महसूस होती है। तो 1934 में ही इस बात पे पहले ही विचार किया जा चुका था। संविधान निर्माण के विषय में 1934 में पहले ही विचार किया जा सका था। जो देश में भी जब ब्रिटिश शासन जो है, ब्रिटिश ताज जो है, जब देश पे अपना हुक्मरान बना हुआ था, तब देश में भी कई जो है लीडर्स पैदा हो चुके थे। बहुत सारे लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, बाबा साहब अम्बेडकर। तो इस तरह की शक्तियां जो है वो देश में भी पहले से मौजूद थी। तो उन्हें लग रहा था, उन्हीं के संघर्षों से जो है देश को आजादी मिली, और फिर उन्हीं लोगों ने तय किया कि हमें जो है एक संविधान की आवश्यकता होगी जिसके नियम और कानून पे देश चलेगा। तो 1934 में किसने, एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय, ये एम.एन. रॉय कौन थे, भारत में जो है साम्यवाद के प्रणेता। कौन थे, भारत में साम्यवाद के प्रणेता। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि भारत में साम्यवाद के प्रणेता, साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका, एम.एन. राय ने। तो क्या हुआ कि 1934 में एम.एन. राय की सिफारिश पर क्या हुआ कि 1946 में, देखिए कब से शुरू हुई बात, 1934 से उन्होंने सुझाव दिया, और 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। क्या हुआ, संविधान सभा का गठन होता है। क्या होता है, संविधान सभा का गठन हुआ बच्चों। कब, 1947 में आजादी मिलती है, उससे पहले ही संविधान बनने की प्रक्रिया पे विचार किया जा रहा था। उसका विचार किसका, सुझाव किसका था, एम.एन. रॉय, जो भारत में क्या साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे। उनके विचार पर जो है 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में कि सबसे पहले जो है संविधान बनाने का सुझाव किसने दिया, सबसे पहले संविधान बनाने का सुझाव किसने दिया। तो आंसर में क्या होगा, एम.एन. गांधी, एम.एन. गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, तो आंसर क्या देंगे, महात्मा गांधी। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे क्यों। ठीक है, तो हम इसमें अब आगे थोड़ा चलते हैं कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो कब से शुरू होकर कब तक चलती है, और उसके बीच में कंपनी कौन कौन से एक्ट लाती है, उन एक्ट्स के बारे में बहुत जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये सिर्फ आपके वनडे एग्जाम के लिए काफी होगा। आप मुझे, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि अभी भी जो मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस की कोचिंग्स जो मैं ऑनलाइन पढ़ता हूं, जो देखता हूं, तो उनमें भी इससे कुछ खास ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। यही सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। किताब से बाहर कौन क्या आपको पढ़ा देगा। किताब से बाहर जो भी पढ़ाया जाता होगा, जो भी संविधान, जो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे आगे चल के, जब हम अनुच्छेद डिस्कस करेंगे, तो उस पर जो है हम जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कुछ जो है जो न्याय आए हैं, जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो भी
उन्होंने फैसले सुनाए हैं, तो उन बारों में, उसके बारे में हम चर्चा कब करेंगे, जब हम जो है आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि जब संविधान का कोई भी न्याय आता है, कोई भी प्रक्रिया आती है किसी चीज पे, तो वो किसी ना किसी आर्टिकल के ऊपर बिलोंग करती है, किसी ना किसी आर्टिकल से रिलेटेड होती है। तो हम उसकी चर्चा तब करेंगे, किताब के बाहर की चर्चा हम तब करेंगे। तो अभी तो हमें क्या करना है, अभी तो हमें किताब के अंदर ही चर्चा करनी है। तो हम चलिए किताब के अंदर और अपने सिलेबस के अंदर की ही चर्चा करते हैं। तो कंपनी का शासन दोस्तों कब तक चलता है देश में? कंपनी का शासन कब तक चलता है देश में? 1773 से हमारा कंपनी का शासन कब तक रहता है? 1858 तक। 1858 तक तो ये बहुत ही आराम से देश पे शासन करते हैं। आए किस लिए थे कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने, लेकिन शुरू क्या कर दिया? शासन करना। लोगों को क्या कर दिया? गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो 1773 से 1858 यानी कि जब तक सिपाही विद्रोह, जब तक देश में इनका जो है एक आंदोलन नहीं छिड़ गया कि इनको यहां से निकालना है, तब तक के बीच की घटनाओं पे हम थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, 1773 में जो है कंपनी का एक क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं कि कंपनी का शासन, कंपनी का शासन 1773 से 1858। कुछ किताबों में भी आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये चीज हो गई। तो हम अब दोस्तों 1 बाय 1 चीजें डिस्कस करेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे और ये अधिनियम क्यों कंपनी ने लागू किया, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके सारे आयामों पे चर्चा करेंगे। तो 1773 में क्या आता है बच्चों? एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये एक्ट क्यों लाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित तथा अधिनियमित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। किस लिए लाया गया था? कंपनी के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। किस लिए लाया गया था? नियमित तथा नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। तो पहला क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का? कि कंपनी के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट की जरूरत पड़ी। ठीक, ये पहला कदम था कि जब कंपनी पे किसी प्रकार का नियंत्रण था। ठीक है, तो दूसरी चीज हमको इसमें क्या पढ़नी है? कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को इस एक्ट से क्या हुआ? मान्यता मिल गई। कौन कौन से कार्यों को? एडमिनिस्ट्रेटिव और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल। तो राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेटिव आधिकारिक कह सकते हैं, और दूसरा पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक जो है, राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। तो दो चीजें हमने इसमें डिस्कस की। क्या कि जो है रेगुलेटिंग एक्ट से पहला तो क्या कि कंपनी के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित कर दिया गया। दूसरा क्या, कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव तथा पॉलिटिकल पावर्स भी मिल गई। तीसरा क्या था इसमें? इससे क्या हुआ इस एक्ट से कि इंडिया में क्या हुआ? केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। क्या हुआ? केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के आने से पड़ी, तो आपको सीधा सीधा आंसर क्या करना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के जो है देश भारत में केंद्रीय प्रशासन की क्या हुई? नींव पड़ती है। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है।
तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इस एक्ट की विशेषताएं क्या थी। इसमें हमने 3 चीजें आपको इस एक्ट में ध्यान रखनी है कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित तथा नियमित कर दिया गया। दूसरा, कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर्स मिल गई। तीसरा क्या हुआ कि इंडिया में जो है केंद्रीय प्रशासन या सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम की नींव पड़ गई। अब चलिए हम इसमें डिस्कस क्या कर लेते हैं, इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या थी। उन विशेषताओं के सारे आयामों पे हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। कंपनी के सारे आयामों पे हम चर्चा कर लेते हैं। विशेषताएं, इस एक्ट की विशेषताएं क्या थी। इस एक्ट का जो पहली विशेषता थी कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। बंगाल के गवर्नर से उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था उसको कौन सा पद दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरी क्या महत्वपूर्ण बात थी, दूसरी क्या थी कि जो मद्रास था, मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी और बंबई कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो इस गवर्नर जनरल के अधीन आ गई। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो बंगाल, जो मद्रास और जो मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या थी, अधीन थी। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सबसे पहला क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस एक्ट में कि इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहां, कलकत्ता में, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और अगला क्या था कि कंपनी में जो भी लोग कार्यरत थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत में जो कंपनी थी उसमें जो भी लोग कार्यरत थे, जो काम करते थे उन कंपनियों के लिए, तो उन पे किस तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया कि ना वो भारतीयों से किसी प्रकार का उपहार ले सकते हैं, ना ही किसी प्रकार की रिश्वत ले सकते हैं। तो 2 काम और किए गए, क्या कि कंपनी के वर्कर्स ना भारत के किसी व्यक्ति से, चाहे कंपनी का वर्कर चाहे वो भारतीय वर्कर ही क्यों ना हो, ना वो भारत के किसी व्यक्ति से उपहार ले सकता था, ना ही रिश्वत ले सकता था। तो ये प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन सा, ना उपहार और ना ही रिश्वत, ना ही रिश्वत ले सकता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई जो कंपनी पर नियंत्रण सशक्त करता था, जो कंपनी के कार्यों पर क्या करता था, नियंत्रण सशक्त करता था। तो क्या हुआ, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई जो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण सशक्त करता था। तो हमने इस एक्ट की सारी विशेषताएं भी पढ़ ली। तो 4 विशेषताएं हमने पढ़ ली। पहला क्या, गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। दूसरा क्या कि जो मद्रास और मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो जो है क्या थी कि गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थी। 1774 में क्या किया गया कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, वो भी इसी एक्ट के तहत। अगला क्या था कि कंपनी के किसी भी वर्कर को भारतीय व्यक्तियों से उपहार या रिश्वत लेना पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई।
तो ये हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अभी तक डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे 1774 पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में। 1774 पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पीट्स इंडिया एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? पीट्स इंडिया एक्ट को और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो पीट्स इंडिया एक्ट कब आया हमारा? 1774 में क्या आता है? पीट्स इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है? पीट्स इंडिया एक्ट आता है। पीट्स इंडिया एक्ट आया किस लिए दोस्तों? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पीट्स इंडिया एक्ट किस लिए आया? ये जो है, ये जो 1773 में हमने अभी रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, इसमें जो भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए जो है एक क्या आया? पीट्स इंडिया एक्ट आया। इसको और एक किस नाम से जानते हैं? ये इसका जो ये संशोधित अधिनियम था, संशोधित अधिनियम था, वो कब पेश किया गया? जो इस पीट्स इंडिया एक्ट का भी एक संशोधित अधिनियम पेश हुआ, वो कब पेश हुआ? 1781 में। इस अधिनियम का एक संशोधित रूप पेश किया गया कब? 1781 में। उसे क्या कहते थे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो हमने दो चीजें जान ली कि पहला पीट्स इंडिया एक्ट क्यों आया। पीट्स इंडिया एक्ट आया हमारा 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा, उसमें जो भी कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए कंपनी क्या लेके आई? एक 1774 में एक पीट्स इंडिया एक्ट लेकर आती है। फिर क्या होता है कि इस अधिनियम को भी संशोधित करके एक क्या होता है? 1781 में इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानना जाता है। ठीक है। तो पीट्स ऑफ जो है ये 1774 में जो ये पीट्स इंडिया एक्ट आया, इसको जो है किसने जो है इसको किसने स्थापित किया? इसको किसने स्थापित किया? इसको स्थापित किसने किया? तो ये थे ब्रिटिश संसद के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट को किसने स्थापित किया? ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश जो संसद के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, विलियम पिट। नाम क्या था उनका? विलियम पिट। विलियम पिट द्वारा इसको स्थापित किया गया, इसको पुनः स्थापित किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद। क्या हुआ? विलियम पिट जो ब्रिटिश संसद के, कहां के थे ये? ब्रिटिश संसद के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? पीएम थे। उनके द्वारा ये जो है 1774 में, ये 1781 के बाद फिर से स्थापित किया गया। इस एक्ट में ज्यादा कुछ खास जानने के लिए नहीं है। इस एक्ट की दो बहुत प्रमुख बातें थी, मैं वो आपको बता दे रहा हूं। इस एक्ट के तहत हुआ क्या कि जो भारतीय क्षेत्र था, जो ब्रिटिश कंपनी के अंडर में जो भारतीय क्षेत्र था, उसको क्या कहा गया? ब्रिटिश के अंडर जो भारतीय क्षेत्र था उसको ब्रिटिश कंपनी का आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? आधिपत्य, यानी कि ब्रिटिश कंपनी के आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कि अब इससे मतलब क्या समझते हैं कि मान लीजिए कोई क्षेत्र था, मुंबई थी या मद्रास था, तो इस क्षेत्र पर ब्रिटिश कंपनी क्या था? ब्रिटिश कंपनी का कब्जा था। ब्रिटिश कंपनी यहां क्या करती थी? व्यापार करती थी। तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया कि इस क्षेत्र को जो ब्रिटिश लैंग्वेज में उन लोगों को क्या नाम दिया कि ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। ठीक है, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात क्या थी? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्णतया नियंत्रण क्या हुआ? प्रदान किया गया। कि ब्रिटिश को जो है भारतीय कंपनी के कार्यों पर पूर्णतया नियंत्रण प्रदान किया गया। क्या कि ब्रिटिश कंपनी जो भी यहां व्यापार करती थी
भारत में ब्रिटिश कंपनी जो भी व्यापार करती थी उस पर क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पूर्णतया जो है अधिकार दे दिए गए। तो हमने दो चीजें आज डिस्कस कर ली, पहली क्या पीट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरी पीट्स इंडिया एक्ट डिस्कस कर ली। इसके बाद में हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं 1833 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम। तो आज हमने अभी तक क्या दो चीजें डिस्कस कर ली। अब दोस्तों क्या आगे बचता क्या है, 1833 का चार्टर या अधिनियम, चार्टर अधिनियम। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं इसको यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है और मैं नहीं चाहता कि आप इसको आधे घंटे से ज्यादा वीडियो देखकर अपने आप को बोर करें और वीडियो या सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खो दें। देखिए, वीडियो हमें या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जुड़े रहिए विषय के साथ में। आप विषय के साथ में जुड़े रहेंगे तो आप विषय को बखूबी समझ पाएंगे। दूसरी चीज ये, आप जो है जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे ज्यादा ना किताब में मिलेगा आपको, ना ही किसी YouTube की दूसरी वीडियो पे मिलेगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, मैं देखा हूं कुछ लोग डायरेक्टली जो है आर्टिकल्स से शुरू कर देते हैं या संविधान की प्रस्तावना से शुरू करते हैं, लास्ट आर्टिकल पे खत्म करते हैं, बात वहां पे खत्म हो जाती है और एग्जाम से में उतना ही लगभग पूछा जाता है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं कि पहले आपकी पढ़ाई करने से पहले एक पृष्ठभूमि जो है, जो आपका बेस है वो क्लियर हो जाए। तो जब तक हम बेस नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए मैं आपको आज शुरुआत से जो है बेस से शुरू किया, बिल्कुल कि आप चीजें शुरू कैसे हुई इस बारे में पहले जान सकें, ना कि चीजें होनी कैसे शुरू हो गई ये जान सके। पहले चीजें ये जानने हैं कि उनके क्या कारण थे कि चीजों को ऐसा होना पड़ा कि हमें एक संविधान की जरूरत पड़ी देश में। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आपको जो है हमारे साथ जुड़े रहना होगा। किस पे? प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही है हमारा लक्ष्य। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम डिस्कस क्या करने वाले हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इस विषय पे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही है हमारा लक्ष्य। धन्यवाद।